तो बच्चों स्वागत है सभी का फिर से एक बार वाइड व्यू अकेडमी के ऑनलाइन सेशन में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 की वाइड व्यू बूस्टर सीरीज में, जहाँ पर हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लेके आए हैं वो आज हम लेके आए हैं 2022 के पेपर से, साइंस क्लास 10 एमपी बोर्ड। और आज हम लोग लेके आएंगे 2 मार्क्स पे जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को आज हम देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस में हमें कैसे कैसे आंसर्स देने हैं। तो अगर हम बात करें इन क्वेश्चंस की, तो हमारा पहला क्वेश्चन जो रहेगा इस सीरीज में 2 मार्क्स वाले के लिए, तो याद रखना 2 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा लेंथी हमें आंसर्स नहीं देने। हमें इन आंसर्स को बहुत ज्यादा शॉर्ट भी नहीं रखना है, हमें इतना रखना है कि वो वन वर्ड भी ना लगे, हमें इतना भी नहीं करना है कि वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाए, जो बहुत ज्यादा लैंग्वेज को लेकर चले। तो कोशिश करना है कि ऐसे आंसर्स हमें देने हैं जो आंसर्स हमारे 2 मार्क्स के लेकर रिलेवेंट हो, मतलब 2 या 3 लाइन में हम आंसर्स को दे सकते हैं। तो 2 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा है, कोई हमें ज्यादा उसमें एफर्ट नहीं लगाने। पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, कि आयरन आर्टिकल्स पर पेंट क्यों लगाया जाता है। तो आयरन आर्टिकल्स पर पेंट इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि उनको हम कोरोजन से बचाते हैं। अब कोरोजन क्या होता है कि कोरोजन का सिंपल सा मतलब है कि ड्यू टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पाई जाने वाली गैसेस, मॉइस्चर वगैरह में जब कोई मेटल आता है और उससे रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, रिएक्ट करने के बाद सिंपल सी बात ये आती है कि उस पर कहीं न कहीं आयरन जो होता है, वो आयरन क्या होता है, आयरन में जंग लग जाती है। आयरन में जंग लगने के बाद क्या होता है, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे आती है, वो ये आती है कि आयरन में जंग लगने के बाद होता क्या है? हमें फटाफट से बता दो कि आयरन में जंग लगने के बाद क्या होता है? आपके पास 10 सेकंड है, मैं 10 सेकंड तक आपका वेट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम देखते हैं। तो चलिए, आपका टाइम अप होता है यहाँ पर, कोई बात नहीं, देखते हैं। बहुत से बच्चों ने बता भी दिया होगा, जिनको आता होगा। तो आयरन में क्या होता है कि आयरन में मॉइस्चर और ऑक्सीजन जब मिलते हैं, तो मिलने से कहीं न कहीं उसमें रिएक्शन होती है, और वो रिएक्शन क्या करती है कि सर वो रिएक्शन से जंग लगती है। एक ब्राउनी जो पाउडर होता है वो उसकी सरफेस पर आ जाता है, और सरफेस पर आने के बाद वो आयरन हम कहते हैं जंग लग गई, वो हमारे किसी काम का नहीं रहा। तो पेंट से क्या हो गया? पेंट लगाने से क्या हो जाएगा? पेंट लगाने सिंपल सा मतलब ये है कि पेंट लगाने से वो आर्टिकल जो है, वो आर्टिकल पर कभी भी वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन डायरेक्टली टच नहीं कर पाएगी, और मॉइस्चर और ऑक्सीजन डायरेक्टली टच नहीं कर पाएगी। तो इससे क्या होगा कि इससे वो रिएक्शन नहीं होगी, और रिएक्शन नहीं होगी तो वो आयरन में कभी भी जंग नहीं लगेगी। इसीलिए हम आयरन आर्टिकल्स पर पेंट अप्लाई करते हैं। तो पेंट प्रिवेंट्स आयरन फ्रॉम coming in contact with air and moisture, thus preventing rusting। चलिए आगे देखते हैं कि why is respiration considered an exothermic reaction, कि respiration को एक exothermic reaction क्यों बोला जाता है। तो रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है? सबसे पहले तो हमें ये बताओ 10 सेकंड के अंदर कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है। 10 सेकंड में आपको दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। एक्सोथर्मिक का सिंपल सा मतलब है, एक्सो लिखकर आ रहा है, एक्सो एक्सो मतलब क्या है कि वो चीज जो बाहर निकल जाए, वो चीज जो बाहर निकल जाए। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट, थर्मिक मींस क्या, कि थर्मिक मींस हीट एनर्जी, थर्मिक विच इज रिलेटेड टू हीट एनर्जी। मतलब एक्सोथर्मिक में हम क्या कहेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वो रिएक्शंस आ जाती है, जो रिएक्शंस कैसी हो जाएंगी कि जो रिएक्शंस हमारी वो रिएक्शंस रहेंगी यहाँ पर जिनमें हीट बाहर निकल रही है। और अगर हीट बाहर निकल रही है तो हम कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रेस्पिरेशन कैसे कंसीडर होगा। तो रेस्पिरेशन ऐसे होगा कि रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है क्योंकि क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि डाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पे कि सर यहाँ डाइजेशन हो रहा है, और डाइजेशन के दौरान क्या होता है कि डाइजेशन के दौरान जो हमारा खाना होता है, उस खाने में से ग्लूकोज एब्सॉर्ब किया जाता है। और जो ग्लूकोज एब्सॉर्ब होता है, तो एब्सॉर्ब होने के बाद वो ऑक्सीडाइज होता है। और वो ऑक्सीडाइज क्यों किया जाता है? कि ऑक्सीडाइज इसीलिए किया जाता है जिससे कि उसमें से एनर्जी रिलीज हो। और एनर्जी जो रिलीज हो रही है, वो क्या हो रही है कि रिलीज एनर्जी क्या हो रही है कि एनर्जी एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी बाहर निकल रही है। और यही तो होता है एक्सोथर्मिक में, कि एक्सोथर्मिक क्या, कि एनर्जी बाहर निकलती है। तो इसीलिए हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइट एनी 2 वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन से
किसी भी आर्टिकल को बचाने के लिए दो रास्ते बचाइए फटाफट से। आपके पास 10 सेकंड में फिर से दे रहा हूँ, बताइए कोरोजन क्या होता है। चलिए देखते हैं, हमने बताया था 10 सेकंड दिया आपको मैंने, 10 सेकंड बाद में बात कर रहा हूँ कोरोजन क्या होता है। कोरोजन सिंपल सा मतलब होता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मॉइस्चर एंड एयर एंड ऑक्सीजन, कि जब हमारे आयरन आर्टिकल्स या फिर कोई अदर मेटल रस्ट कर जाता है या वो डिग्रेड होने लगता है, खराब होने लगता है, तो उसको कोरोजन बोलते हैं। इससे बचाने के लिए जो मेन दो रास्ते हैं वो है पेंटिंग या ग्रीसिंग कर दो, या फिर गैल्वेनाइजेशन। इट मींस coating of zinc on an iron particle. coating of zinc on an iron article is known as galvanization। कि galvanization क्या करेगा कि आयरन आर्टिकल पर या फिर किसी भी मेटल प्लेट पर वो क्या करेगा, एक जिंक की लेयर बना देगा, और जिंक की लेयर बनाकर क्या करेगा, वो जिंक की लेयर बनाकर उसको डायरेक्टली कांटेक्ट में आने से रोक देगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे दिया गया हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में हमें दो डिफरेंस बताने हैं। अब वो दो डिफरेंस क्या है, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो दो मेन डिफरेंस है वो ये रहेंगे बेटा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर। क्या पहला डिफरेंस आ रहा है किस पे, कि सब पहला डिफरेंस आ रहा है कंडक्टिविटी पर। पहला डिफरेंस किस पे आ रहा है, कंडक्टिविटी पे आ रहा है, कि जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, वहीं पर जो नॉन मेटल्स हैं वो हीट इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर नहीं है। मतलब वो कैसे हैं कि सर मतलब वो पुअर कंडक्टर हैं। कैसे हैं वो, ये वो क्या है कि सर वो पुअर कंडक्टर है। अब हम बात करें हमारे अगले की, कि मेटल्स आर मैलिएबल व्हाइल मेटल्स नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। कि मेटल्स मैलिएबल है लेकिन नॉन मेटल्स कैसे हैं, ब्रिटल है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मेटल्स को ठोको पीटो कुछ भी करो वो पतली शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन नॉन मेटल्स कन्वर्ट नहीं होंगे, वो ठोकने पीटने पर टूट कर बिखर जाएंगे, इसीलिए वो कैसे ब्रिटल हैं। तो अगर हम बात करें पहले डिफरेंस की, तो पहले डिफरेंस पर अगर हम बात करें तो क्या दिया था, कंडक्टिविटी को लेकर बोला गया था कि मेटल्स कंडक्टर है, वहीं पे नॉन मेटल्स कंडक्टर नहीं है। ठीक है, अगला हमें दिया गया है किस पे, कि अगला हमें दिया गया स्ट्रेंथ के ऊपर कि नॉन मेटल्स मैलिएबल हैं, वहीं पर जो नॉन मेटल्स है वो कैसे हैं, कि नॉन मेटल ब्रिटल हैं। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है डिफाइन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या है, कि एटॉमिक साइज सिंपल से हम बात करें कि एटॉमिक साइज का मतलब है कि एटॉमिक साइज इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। तो एटॉमिक साइज का सिंपल सा मतलब ये है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस से उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही उसका एटॉमिक साइज होता है। क्या होता है, वही उसका एटॉमिक साइज होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिया गया है कि हमें बोला है कि व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी जो होती है उसके क्या क्या कारण है। अब अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन क्या होता है, कि हीमोग्लोबिन सिंपल सा मतलब होता है कि हीमोग्लोबिन का मतलब है कि जब हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो ब्लड रेड कलर का होता है, जैसे हाँ बिल्कुल होता है, वो किसकी वजह से होता है, कि सर वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। वो किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो इसीलिए अगर हम बात करें, क्या बात कर रहे हैं, कि हम बात ये कर रहे हैं कि अगर हमारा ब्लड हीमोग्लोबिन की वजह से रेड है और इसकी कमी हो जाए तो क्या क्या कारण रहेंगे, क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। तो इसकी कमी से हमें एनीमिया की बीमारी होती है, जिससे वीकनेस आती है, फैटिग, लेस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्लड बॉडी टिश्यू। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। क्वेश्चन 7 दिया है व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, कि सब बहुत अच्छे से पता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर।
और याद रखना कि ग्रीन प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑटोट्रॉफिक कंडीशंस में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, व्हाई इज रिप्रोडक्शन एसेंशियल? रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों है? रिप्रोडक्शन का जो मेन रीजन है वो सिंपल सा इतना है कि ड्यू टू for the continuation of species and to maintain population on earth। इसके लिए हम रिप्रोडक्शन को एसेंशियल मानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, डिफाइन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? कि अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज वन व्हिच हैज आइदर मेल और फीमेल। कि यूनी मतलब वन, अब यूनी मतलब वन होता है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर्स हो जाएंगे जिनमें या तो मेल हो या फीमेल, या तो मेल या फीमेल दोनों ही एक जगह नहीं हो। तो इसीलिए अगर दोनों ही एक जगह हैं तो वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर नहीं है। लेकिन अगर कोई फ्लावर या तो सिर्फ मेल है या फिर सिर्फ फीमेल तो वो हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो व्हाई डिड मेंडल चूज द पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? के मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चुना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? तो भाई मैंने बताया था जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था, इसकी वीडियो पूरी अच्छे से बहुत अच्छे से हमने बनाई थी और वो पड़ी भी हुई यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। तो मेंडल ने पी प्लांट को चुना, इसके पीछे जो मेन रीजन है वो रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि पी प्लांट हैव क्लियर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। पी प्लांट में जो ट्रेट्स आपको दिख रही है वो ट्रेट्स बहुत क्लियर हैं। वो ट्रेट्स वो बहुत ज्यादा क्लियर हैं। कैसे हैं कि सब बहुत ज्यादा ट्रेट्स क्या होती है बताओ? 10 सेकंड में फिर से दे रहा हूँ, आप 10 सेकंड में बताइए ट्रेट्स क्या होता है। देखिए ट्रेट्स मतलब वो प्रॉपर्टीज, वो चीजें जो हमें, जो हमारे अंदर है, जो गुण हमारे अंदर है, वो प्रॉपर्टीज हम उनको ट्रेट्स कहते हैं, ठीक है। उनको कैरेक्टर्स भी बोलते हैं। तो जो पी प्लांट्स होती हैं उन पी प्लांट में हमें कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट्स बहुत क्लियरली दिखाई देती हैं, ठीक है। कैसे कैसा बहुत क्लियरली दिखाई देती हैं। और सेकंड हमारा रीजन है कि दे आर नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग बट कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड इजीली। कि वो नेचुरली अगर हम बात करें उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है लेकिन उनमें क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में जहां पर हम क्या करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में हम दो अलग अलग ब्रीड की, हम यहाँ पर लेते हैं, दो अलग अलग ब्रीड के प्लांट लेंगे और दो अलग अलग ब्रीड के प्लांट्स को हम पॉलिनेट करवाएंगे तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है, ठीक है। कोई डाउट? कि नहीं सर कोई डाउट नहीं, समझ में आ गया? कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है कि राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई रिफ्लेक्शन के लॉज कितनी बार पढ़ रखे हैं सर हम लोगों ने, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इन द लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, अरे क्या हो रहा है भाई, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। लेकिन 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 बात ये है कि इसके अलावा भी तो कुछ आता है। कि इसके अलावा एंगल्स की बात नहीं करेंगे? कि बिल्कुल करेंगे, एंगल्स की बात भी करेंगे। एंगल्स की बात ये करेंगे कि बेटा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल दोनों ही, तीनों ही क्या है कि एक ही प्लेन में आएंगे। इसके साथ साथ जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और जो नॉर्मल है वो हमेशा कैसा रहेगा? कि सर हम बात कर रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही हमेशा इक्वल रहेंगे। ये हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमें देखने को मिलता है। कोई डाउट? कि नहीं सर कोई डाउट नहीं, कोई भी डाउट हमें नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें क्वेश्चन दिया गया डिफाइन मैग्निफिकेशन। डिफाइन मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन सिंपल सा मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की या जो इमेज बन रही है उसकी इमेज की हाइट और उस ऑब्जेक्ट की हाइट, इन दोनों का जो रेशियो बनता है वो रेशियो हमारा मैग्निफिकेशन कहलाता है। कि हमारी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो बड़ी बनी है छोटी बनी है, ठीक है बेटा। आगे देखो, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड? ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड? कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा? इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं, इसके क्या क्या फैक्टर्स रहेंगे? चलिए तो याद रखना, सबसे पहला फैक्टर रहेगा लेंथ ऑफ कंडक्टर, सेकंड फैक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड नेचर ऑफ मटेरियल और फोर्थ है टेम्परेचर। ये चार
मेन फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस के लिए किसी भी कंडक्टर में काम करेंगे। समझ में आया? बताओ, आया कि नहीं? नहीं आया? नहीं आया क्या? कोई बात नहीं, नहीं आया, दोबारा देखते हैं कि रेजिस्टेंस मतलब क्या? कि रुकावट आना सर, क्या आना? किस रुकावट आना, करंट फ्लो हो रहा है उसमें रुकावट आता है, वो रेजिस्टेंस है। अब किस की वजह से आ रही? तो वही तो फैक्टर, वही तुम्हारे फैक्टर बनेंगे। तो मैंने 4 फैक्टर बताए आपको, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये मेन फैक्टर्स होते हैं किसी भी कंडक्टर में, जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें रेजिस्टेंस जो आ रहा है उस पर उसको ये इफेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो बहुत अच्छे से हमें दिया गया है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें देखना पड़ता है हमें गिवन क्या क्या है। तो बेटा हमें गिवन है कि चार्ज कितना है 2 कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस सर 12 वोल्ट। तो जब भी वर्क डन निकालने को बोला जाता है तो जो फॉर्मूला बनता है वो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बनता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बनता है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसीलिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे कि चार्ज हमें 2 दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया गया था 12, तो 2 इंटू 12 24 हमारा वर्क डन यहाँ पर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारे 3 बचे हुए हैं कि व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। कि टंगस्टन को ही फिलामेंट्स के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है? टंगस्टन जो है बेटा, याद रखना, टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो इसीलिए हीट ज्यादा बढ़ने पर फर्क नहीं पड़ता और ये इजीली ग्लो भी करता है, इसमें इजीली लाइट एमिट करता है विदाउट मेल्टिंग। ठीक है, आगे आगे दिया है गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस अफेक्ट द एनवायरनमेंट। क्या बोला? क्या बोला गया है? कि बोला गया है कि हमें वो 2 रास्ते बताइए जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस हैं वो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो उनमें से पहला कारण ये है कि वो सॉइल और वाटर पॉल्यूशन करती है। सेकंड, कि फूड चेन में अगर वो एंटर कर जाएं तो वो बायोलॉजिकल जो मैग्निफिकेशन होता है, मतलब सिंपल सी बात है कि वो कहीं ना कहीं हमारे बायोलॉजिकल जो चेंजेस है, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट है उसमें वो चेंजेस लाएंगे और उसको इफेक्ट करेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल साइकिल पर इफेक्ट पड़ेगा और वो बिगड़ेगी। इससे कहीं ना कहीं एनर्जी ट्रांसफर में भी दिक्कतें आएंगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हाट इज एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? कि भाई इकोसिस्टम बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। एक ऐसी जगह, एक ऐसा सिस्टम जहां पर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रहने के लिए वो सारी चीजें मिल जाएं जो उसको चाहिए, वो इकोसिस्टम है। तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या बनेगी कि एन इकोसिस्टम इज अ सिस्टम formed by interaction between living organisms and the physical environment। कि भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स और फिजिकल एनवायरनमेंट जो हमें दिया गया है उनके बीच का जो इंटरेक्शन है जिससे हमारी जिंदगी चल रही है उसी को हम क्या बोलेंगे सर? उसी को हम इकोसिस्टम बोलेंगे। एंड राइट प्रैक्टिस टुडे, स्ट्रॉन्ग रिजल्ट टुमारो। तो बने रहिए हमारे साथ, प्रैक्टिस करते रहिए। कि सर बहुत जल्दी क्लास खत्म नहीं हो गई। भाई क्लास खत्म नहीं हुई है, मुझे पता था आप लोग ये क्वेश्चन करोगे, बहुत जल्दी क्लास खत्म कर दी, मजा आ रहा था और पढ़ना था और पढ़ना था, लेकिन मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, उस टाइम को हमें इतना वेस्ट नहीं करना है। कोई बात नहीं, आज हम लोगों ने 17 क्वेश्चन को कवर किया, 2 मार्क्स वाले 2022 की पीवाईक्यू सीरीज पे। कल हम लोग बात करेंगे 2023 पीवाईक्यू, फिर से 2 मार्क्स के क्वेश्चन धीरे धीरे करके 2022, 23, 24, 25 तक के हम 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन कवर करने के बाद फिर हम जाएंगे 3 मार्क्स पे, फिर हम जाएंगे 4 मार्क्स पे और फिर लास्ट में हम वो 3 मेन गेस्ट पेपर्स को सॉल्व करेंगे वाइट व्यू एकेडमी बूस्टर सीरीज में, जहां पर आपके क्वेश्चंस और आपका रिजल्ट उम्दा तरीके से 80, 85, 90, 95 और 100 जो आप चाहें वो बहुत इजीली से ला सकते हैं। हमारी तो कामना ये रहेगी कि 95 प्लस ही जाइए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वाइट व्यू एकेडमी।